अभी विजिबल है सबको? ओके ओके डन। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी हमने बस इतनी बात करी कि एंड्योरेंस क्या होता है। एंड्योरेंस एक आपकी ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि आप किसी भी एक्टिविटी को लंबे टाइम तक कंटिन्यूअसली कर सकते हो, और आपको जब भी फटीग की कंडीशन हो रही है बट स्टिल यू आर एबल टू कंटिन्यू दैट एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो हम बोल सकते हैं कि यू हैव अ गुड एंड्योरेंस। अब जो हमारा एंड्योरेंस है वो दो तरीके से बटा हुआ है। पहला, हाँ सुधीर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। पहला तो है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेस पे हमारा क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हमारे तीन क्लासिफिकेशन रहते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, दूसरा है मिडिल टर्म एंड्योरेंस, और तीसरा है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी आपके अंदर जिसमें कि 45 सेकंड से लेके 2 मिनट्स तक की एक्टिविटीज आप कर पाते हो। इतने ड्यूरेशन की एक्टिविटी को अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो बोल सकते हैं कि शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस है इसके अंदर। अब ये एंड्योरेंस किन में देखने को मिलता है? 200 मीटर के एथलीट जो होते हैं, 400 मीटर के एथलीट हैं, रेसलिंग जो करते हैं प्लेयर, तो उनके अंदर क्या होता है? शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस होता है, या फिर शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हम बोल सकते हैं। तो ऐसा एंड्योरेंस जिसमें एक्टिविटी को हम 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस। ठीक है। दूसरा हमारा होता है मिडिल टाइम एंड्योरेंस। अब मिडिल टाइम से मतलब समझ में आ रहा होगा कि बीच के टाइम की एक्टिविटी। मिडिल टाइम का मतलब हो गया कि जो एक्टिविटी 2 से लेके 8 मिनट तक के लिए रहती हैं कंटिन्यू, उनको हम बोल सकते हैं मिडिल टाइम एंड्योरेंस की एक्टिविटीज। जैसे कि 1500 मीटर और 3000 मीटर, ये लगभग 2 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है एक्टिविटी। तो इनको हम बोल सकते हैं क्या? मिडिल टाइम एंड्योरेंस। देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड मसल। ऐसी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में और मसल्स में क्या होता है? डेवलप हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि लैक्टिक एसिड कौन से वाले सिस्टम में बाय प्रोडक्ट आता था? हमने 3 सिस्टम पढ़े थे। तो लैक्टिक एसिड किस सिस्टम का बाय प्रोडक्ट था? चैट में आप लोग लिख सकते हो। एनर्जी सिस्टम में तो हमने पढ़ा था, लेकिन एनर्जी सिस्टम के अंदर भी हमने 3 क्लासिफिकेशन उसके पढ़े थे ना। तो कौन सा वाला एनर्जी सिस्टम था? एरोबिक में मैंने आपको 2 सिस्टम पढ़ाए थे। सॉरी, एनारोबिक में 2 सिस्टम थे और एरोबिक में 1 सिस्टम था। तो किस सिस्टम का था जिसमें लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट था? ठीक है, एनारोबिक का था, आप ठीक बोल रहे हो आर्यन। बट इसके भी 2 सब क्लासिफिकेशन थे ना। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो अच्छे से, इसलिए इतना देर में आंसर कर रहे हो। चलो मैं बताती हूँ। हमने 3 सिस्टम पढ़े थे ना। पहला था एटीपी पीसी सिस्टम, दूसरा हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम था या ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम था, और तीसरा था हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो इस सेकंड वाले सिस्टम को ही हम नहीं बोलते थे लैक्टिक एसिड सिस्टम। तो लैक्टिक एसिड इसमें बाय प्रोडक्ट होता था, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों एक्टिविटीज होती थी विदाउट ऑक्सीजन, और ये वाला हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिसने भी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली, वो देख लेना, तो ये सिस्टम समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा इस वाले पीरियड में? हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि इतने मिनट की एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली रहती थी सेकंड सिस्टम में, और जो कुछ सेकंड्स में होती थी अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड तक वो एटीपी पीसी के अंदर आती थी, और जो हमारी लंबी होती थी 8-10 मिनट से ज्यादा की, वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम में आती थी। ये चीज तो पढ़ी थी। तो वहीं हमारा लैक्टिक एसिड हो रहा था। तो अगर इतने मिनट का ड्यूरेशन है, तो लैक्टिक एसिड इसी वाले एंड्योरेंस वाले टाइम में ही तो हमारे बिल्ड होगा। तो लैक्टिक एसिड इसमें क्या हो जाएगा हमारा? एज अ बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस आ जाता है। एक्टिविटी कंटिन्यूइंग मोर देन 8 मिनट्स। जो एक्टिविटीज 8 मिनट से ज्यादा की होती हैं, वो लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस के अंदर आती हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लाइकोजन स्टोर इन द मसल एंड लीवर। अब ये लास्ट वाला जो सिस्टम था हमारा, ग्लाइकोजन स्टोर्स पे चलता है हमारा। हमारा अंदर जो भी ऑक्सीजन रहती है, उसकी हेल्प से लेके हमारे अंदर एटीपीज बनती हैं, और ये हमारा सिस्टम काम करता है पूरा।
तो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस के इवेंट होते हैं, कबड्डी, खो-खो, हॉकी, फुटबॉल, जितने भी लंबे गेम चलते हैं हमारे, वो सारे लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये था एक्टिविटी के बेस पे, ठीक है? अब एक क्लासिफिकेशन होता है हमारा, आई थिंक इसमें नहीं दे रखा है। एक हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अ, इसको ही हम बोलेंगे ड्यूरेशन के बेस पे। दूसरा वाला जो होता है हमारा वो है एक्टिविटी के बेस पे। बता देती अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो इसके बेस पे भी 3 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा बेसिक एंड्योरेंस, दूसरा है हमारा जनरल एंड्योरेंस और तीसरा है हमारा स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इनके भी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके के एंड्योरेंस है। पहला वाला बेसिक एंड्योरेंस जिसमें कि हमारी लार्ज मसल जो इन्वॉल्व होती हैं। जिस एक्टिविटी को करने में लंबे टाइम तक लार्ज मसल्स हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो हमारा बेसिक एंड्योरेंस हो जाता है। जैसे कि और इनको हम कैसे करते हैं एट लो पेस, बहुत धीरे-धीरे लो पेस पे आप कर सकते हो इन एक्टिविटीज़ को। जैसे कि जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। फिर हमारा जनरल एंड्योरेंस आता है। जनरल एंड्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जितनी भी जनरल एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, ठीक है? जिसमें इंटेंसिटी थोड़ी-सी मीडियम रहती है, ठीक है? और जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा, अपना जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, गेम खेलते हो, तो उससे पहले आप जनरल वार्म अप करते हो। उसके बाद आप अपना स्पेसिफिक वार्म अप करते हो। तो जो भी लंबे टाइम तक एंड्योरेंस होता है, जिसमें हम जनरल एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, जनरल एक्टिविटी करते हैं, तो वो सब हमारे आ जाते हैं जनरल एंड्योरेंस के अंदर। इसमें मीडियम टाइप की इंटेंसिटी रहती है आपकी। और जब हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक करते हैं, जैसे कि आपका गेम ही खेल रहे हो आप या गेम रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो, गेम रिलेटेड वार्म अप कर रहे हो या प्रॉपर मैच खेल रहे हो या इवेंट अपना कर रहे हो, तो वो हमारा आ जाता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस के अंदर, ठीक है? इसमें गेम्स आ सकते हैं जैसे एक हॉकी प्लेयर का एंड्योरेंस, तो वो स्पेसिफिकली उस गेम के लिए उसका एंड्योरेंस हो जाएगा। फुटबॉलर का एंड्योरेंस, वो पर्टिकुलरली उसके गेम के लिए हो जाएगा, ठीक है? फिर हमारा आता है मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ये इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से अभी सुनना। मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग यानी कि ऐसे कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम हमारी जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पहला मेथड होता है हमारा कंटीन्यूअस मेथड। कंटीन्यूअस मेथड के भी अब थोड़े से वेरिएशन है, जिसमें कि पहला है स्लो कंटीन्यूअस मेथड। इसमें क्या करेंगे, इन दिस फोर्स पर्सन एक्सरसाइज एट अ स्पीड विदाउट एनी पॉज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब कंटीन्यूअस नाम है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली अपना जो भी आपका इवेंट है या एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स है उसको परफॉर्म करोगे, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? तो पहला मेथड है हमारा कंटीन्यूअस जिसमें आता है 3 मेथड, स्लो कंटीन्यूअस, फास्ट कंटीन्यूअस और वेरिएबल पेस मेथड। तो स्लो कंटीन्यूअस में आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली आपको कंटिन्यूअसली रनिंग करनी है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको क्या करना है, अ, अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। और जो ये एक्टिविटी होगी इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए एक्टिविटी, ठीक है? एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो हमारी हार्ट बीट रहेगी या हार्ट रेट रहेगा हमारा, वो कितना रहना चाहिए? 140 टू 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है? 30 मिनट हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया ये, कि इतने मिनट हमें एक्टिविटी एटलीस्ट करनी है, इससे कम तो नहीं करनी है। और हमारी जो हार्ट रेट रहेगी, वो इतना रहेगा, 140 से 160 के बीच में हमारी हार्ट रेट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है? और इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन रह सकता है, वो कितना हो सकता है? 120 मिनट्स।
ठीक है? और ये वाला जो हमारा मेथड है पर्टिकुलरली स्लो कंटीन्यूअस मेथड, ये हमारे जो भी ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में उनको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। हमारे जो कैपिलरीज हैं उनकी डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है? तो ये आप 2 बातें लिख लेना कि क्या इम्प्रूव करता है ये? इम्प्रूव्स ग्लाइकोजन स्टोर एंड इम्प्रूव कैपिलराइजेशन, ठीक है? तो इसमें आपको कंटीन्यूअसली करना है अपना वर्कआउट या एक्सरसाइज at least for 30 minutes or maximum for 120 minutes. Your heartbeat should be 140 to 160, ठीक है? और ये इन चीजों को इम्प्रूव करता है। सेकंड हमारा आता है फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। अब कंटिन्यूअसली करना है और फास्ट करना है। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी वर्कआउट कर रहे हो, उसको आपको कंटिन्यूअस मैनर में और फास्ट पेस पे करना है। इन दिस द वर्क इज डन एट फास्ट बट अनचेंजिंग पेस। पेस को चेंज नहीं करना है, सेम पेस को मेंटेन रख के आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो एक्टिविटी या वर्कआउट को करना है। इसमें जो आपकी हार्ट रेट है वो 160 टू 180 बीट्स पर मिनट रहेगी और इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 20 मिनट यहाँ करना ही करना है, ठीक है? तो अगर आप ये फास्ट वाला करोगे तो इसमें आपका एक स्पीड एंड्योरेंस फैक्टर है, वो डेवलप होगा, ठीक है? और ये हमारा हेल्प करता है VO2 मैक्स को बढ़ाने के लिए, जो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन का रेट है, उसको बढ़ाने के लिए ये मेथड हेल्पफुल रहता है, ठीक है? और जो हमारे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनको भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है? और जो भी हमारा एरोबिक और एनारोबिक कैपेसिटीज है, उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। थर्ड हमारा मेथड है ये वेरिएबल पेस मेथड। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वेरी करेगा। दिस मेथड ऑफ द एक्सरसाइज इज डन कंटिन्यूअसली बाय चेंजिंग स्पीड और पेस। इसमें क्या करना है, वेरिएशन करना है आपको अपनी स्पीड में, या फिर उसे पेस बोल सकते हो। तो पेस में या फिर अपनी स्पीड में वेरिएशन आप कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आपने फास्ट कांस्टेंट मेथड से क्या क्या स्टार्ट किया अपना वर्कआउट, ठीक है? और जो आपका रिमेनिंग होगा, पीछे का वर्कआउट होगा, उसको क्या कर सकते हो, आप स्लो कर सकते हो। जैसे फास्ट आपने किया 15 मिनट्स तक और फिर बाकी का जो टाइम होगा 45 मिनट्स, वो आपने स्लो किया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्विच किया, अपने जो पेस में स्विच किया, वेरी किया। तो आपकी जो स्पीड है वो चेंज हुई। पहले आपने फास्ट कांस्टेंट स्पीड पे किया 15 मिनट तक वर्कआउट, फिर स्विच करके 45 मिनट्स तक स्लो किया। और ये दोनों चीजें कंटिन्यूअस करनी है, एक साथ करनी है, ठीक है? ठीक है। और एक और इसमें, हाँ, हार्ट रेट नहीं दिया। इसमें हार्ट रेट हमारी रहती है 140 टू 180 बीट्स पर मिनट, ठीक है? 140 टू 180 बीट्स पर मिनट इसमें हमारी रहेगी और ये भी हमारा एरोबिक और एनारोबिक कैपेसिटीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हम फास्ट भी रनिंग कर रहे हैं और स्लो भी कर रहे हैं। तो एरोबिक भी स्ट्रांग हो रहा है और एनारोबिक भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है? तो ये 3 मेथड हो गए। इसके बाद आता है अल्टरनेटिंग मेथड। ये भी हमारा किसका पार्ट है, कंटीन्यूअस प्रिंसिपल वाले का ही पार्ट है, ठीक है? कंटीन्यूअस के अंदर कांस्टेंट मेथड में आते हैं हमारे, जो हमने अभी 3 पढ़े, स्लो कंटीन्यूअस, फास्ट कंटीन्यूअस और ये वेरिड पेस। फिर हमारा कंटीन्यूअस के अंदर एक आता है अल्टरनेटिंग पेस, अल्टरनेटिंग पेस। इसी में कंटीन्यूअस में तीसरा आता है फार्टलिक ट्रेनिंग। बहुत पॉपुलर है फार्टलिक ट्रेनिंग, क्वेश्चन भी बहुत बार आता है इससे। और फिर आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हो, प्लेइंग अ गेम, जिसमें लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस आपको दौड़ना हो या भागना हो, कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी हो एक लंबे टाइम तक।
तो कंटीन्यूअस में आप ये इतने सारे मेथड्स हैं जिनसे आप अपना एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो। तो हमने स्लो देख लिया, फास्ट देख लिया, वेरिड पेस देख लिया। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग पेस की। अल्टरनेटिंग मेथड में क्या होता है? अल्टरनेट चेंज ऑफ इंटेंसिटी, दिस इज द अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग, द इंटेंसिटी इज फिक्स्ड बाय कोच। अब इसमें क्या करोगे आप? जो आपकी इंटेंसिटी, हमने इंटेंसिटी की बात सबसे स्टार्टिंग में करी थी कि व्हाट इज इंटेंसिटी, आपकी जो कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क को करने की। तो जो इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। आपने एकदम से इंटेंसिटी 80% कर दी, फिर आपने 50% कर दी, फिर 70% कर दी, फिर 90% कर दी, फिर 40% कर दी। तो इसमें अल्टरनेटली चेंज होती रहेगी। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि जो कोच है, वो इंटेंसिटी को फिक्स करेगा। वो बोलेगा कि अब तेज करना है, वो बोलेगा कि आपको धीरे करना है। कोच जो है हमारा फिक्स करेगा इसके पूरे को। तो ये पॉपुलर ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई सामने से आपकी इंटेंसिटी फिक्स करने के लिए बोलता है तो थोड़ा-सा टफ होता है उसको प्रोग्राम को प्रोसीड करने में कंपैरिज़न टू जब हम खुद करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। फिर हमारा आता है फार्टलेक मेथड जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है। इट इज अ स्वीडिश वर्ड दैट मीन्स स्पीड प्ले। इसका मतलब है स्पीड प्ले। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि फाटलेक किस वर्ड से मिलके बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? तो स्पीड प्ले इसका मतलब होता है यानी कि स्पीड के साथ खेलना। स्पीड को आप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हो। जैसा हमने अल्टरनेट मेथड में पढ़ा कि स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, सेम हम यहाँ फाटलिक ट्रेनिंग में भी करते हैं। बट इसमें क्या है कि कोई भी प्री प्लान नहीं होती है स्पीड। पहले से कोई प्लान नहीं है, पहले से कोई इंटेंसिटी फिक्स नहीं है हमारी। एथलीट के ऊपर है कि वो कितनी इंटेंसिटी रखना चाहता है। एथलीट चेंजेस द स्पीड ऑन हिज ओन ड्यूरिंग द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एंड हिज फीलिंग, नीड फॉर मोर डिसिप्लिन। इसमें क्या है कि जैसा सराउंडिंग होगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसी उसकी फीलिंग हो रही होगी कि मैं अभी तेज दौड़ सकता हूँ, मैं अभी स्लो दौड़ सकता हूँ, अब मेरे अंदर कैपेसिटी और बची है, मैं और तेज कर लेता हूँ। तो अपने विल के अकॉर्डिंग एक जो एथलीट है वो अपने पेस को चेंज कर सकता है, कम या धीरे कर सकता है। ये एथलीट की चॉइस रहेगी इसमें। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सराउंडिंग्स चेंज होती हैं। तो जो सरफेस है वो हिली सरफेस हो सकता है, नॉर्मल सरफेस हो सकता है, ग्रास सरफेस हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के सरफेस में हम इस ट्रेनिंग को करते हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप से इसकी इंटेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये इम्पोर्टेंट मेथड भी है फाटलिक। उसके बाद में लास्ट में प्लेइंग अ गेम, कोई भी ऐसा गेम खेल सकते हो जिसमें लंबे टाइम तक आपका वर्कआउट करने को आपको मिलेगा। एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होगा विदाउट रेस्ट। आप कंटीन्यूअसली उस गेम को खेल रहे हो तो उससे भी आपका एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो कंटीन्यूअस से आप क्या कर सकते हो? कंटीन्यूअस के इतने सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने एंड्योरेंस को बिल्ड कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो। ठीक है? पहले 3 मेथड हो गए कंटीन्यूअस के अंदर स्लो कंटीन्यूअस, फास्ट कंटीन्यूअस, वेरिएबल पेस और फिर हमारा अल्टरनेटिंग मेथड और फार्टलिंग मेथड। ठीक है? फिर जो सेकंड टाइप है वो है इंटरवल मेथड। पहला कंटीन्यूअस मेथड था, दूसरा है इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड के अंदर क्या होता है? द एक्सरसाइज इज डन रिलेटिवली विद हायर इंटेंसिटी विद इनकम्प्लीट रिकवरी। इंटरवल ट्रेनिंग आल्सो नोन एज फ्राइबर्गर ट्रेनिंग। इस नाम को भी याद रख लेना, फ्राइबर्गर ट्रेनिंग भी हम इंटरवल ट्रेनिंग को बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी होती है। ठीक है? और जो हम नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं रिपिटेशन मेथड, इसमें कंप्लीट रिकवरी होती है। यानी कि जब भी आप मान लो आपने 400 मीटर का एक राउंड लगाया, आपको आपके कोच ने बोला है 400 मीटर के आपको कितने 6 रेपिटेशंस लगाने हैं। ये ट्रैक है, वैसे सपोज कर लेना कि ये ट्रैक है, ट्रैक जैसा लग नहीं रहा, कि आपको इसके 6 रेपिटेशंस लगाने हैं। आपने 1 रेपिटेशन लगाया पूरा, ठीक है? अब क्या करोगे आपको रिकवरी का टाइम भी दिया जाएगा कि हर एक एक रेपिटेशन के बीच में क्या है इतने मिनट का रेस्ट लेना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको रिकवरी इनकम्प्लीट नहीं मिलेगी, इनकम्प्लीट मिलेगी, पूरी तरीके से आप रिकवर नहीं हो पाओगे, ठीक है? जैसे ही आपकी हार्ट रेट 110 से 120 पे आएगी, कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए हो अभी, तुरंत आपको बोलेंगे कि दूसरा रेपिटेशंस लगाओ। जैसे आपने दूसरा रेपिटेशन लगाया, फिर आपको बोला जाएगा कि जैसे 110 120 पे आई आपकी हार्ट रेट, वापस से आपको रेपिटेशन लगाना है। यानी कि इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी होगी। एथलीट पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन उसको वापस से बोला जाएगा कि आप वापस से दौड़ो। ठीक है? इसमें जो हार्ट रेट रहती है जब हम
अपना वर्कआउट करते हैं, तो वो 170 से लेके 180 बीट्स पर मिनट तक रहती है, ठीक है? और नेक्स्ट रेपिटेशन आप स्टार्ट कर दोगे जैसे ही आपका 110 से 120 बीट पर मिनट आएगा, वैसे ही आप एक्टिविटी को स्टार्ट कर दोगे वापस से, ठीक है? और ये स्पीड एंड्योरेंस के लिए हेल्पफुल रहता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, आईएन फॉर इन मतलब इंटरवल में आईएन आता है और इनकम्प्लीट में भी आईएन आता है। आईएन इंटरवल मेथड इनकम्प्लीट रिकवरी इन ठीक है। इसे ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें इंटरवल में इनकम्प्लीट रिकवरी रहती है। दूसरा जो हमारा रेपिटेशन मेथड है, द इंटेंसिटी इन दिस इज 90 टू 100%। इसमें अब आपकी फुल इंटेंसिटी के साथ में आप वर्कआउट करोगे, पूरी इंटेंसिटी लगा दी, जितनी भी आपके अंदर कैपेसिटी है, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, वो सारी आपको यहाँ पे लगा देनी है, क्योंकि इसमें मिलेगी आपको कंप्लीट रिकवरी। अब यहाँ पे अगर आपने 400 मीटर का रेपिटेशन लगाया, तो जब तक आपकी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो जाएगी, जब तक आपको एकदम नॉर्मल रिकवर फील नहीं करोगे, तब तक आपको सेकंड रेपिटेशन लगाने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो इसमें कंप्लीट रिकवरी मिलेगी, इसीलिए हमें बोला जाता है कि इसमें पूरी इंटेंसिटी के साथ आपको भागना है। और ये मेथड भी स्पीड एंड्योरेंस को क्या है, डेवलप करता है। ठीक है? तो इनमें इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी मिलेगी और इसमें कंप्लीट रिकवरी मिलेगी। ठीक है? फिर एक तरीका और है कॉम्पिटिशन एंड टेस्ट मेथड। improve specific endurance and several psychological characteristic। कंपटीशन और टेस्ट मेथड क्या कैसे इंप्रूव करता है एंड्योरेंस को, कि जब भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो या फिर आप कोई टेस्ट देते हो, जैसे आफर टेस्ट हो गया, 12 मिनट कूपर रन एंड वॉक टेस्ट हो गया, 1 माइल टेस्ट हो गया, क्वीन स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड टेस्ट, कोई भी टेस्ट देते हो या कोई भी कंपटीशन खेलते हो, तो उसमें क्या है, आपका स्पेसिफिक एंड्योरेंस टेस्ट होता है और आपके साइकोलॉजिकल कैरेक्टर भी बिल्ड होते हैं। जैसे कि आपको जो भी स्ट्रेस एंजाइटी होती है, तो आप उससे कोप अप करने लगोगे। आपके अंदर एक वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कॉम्पिटिशन वाला। आपके अंदर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि हमें जब भी दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है और मुझे कितनी और तैयारी करनी है इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हो या डेवलप कर सकते हो। ठीक है? एंड्योरेंस में जितने भी हमने अभी तक पढ़े, उसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भी पूछ सकते हो आप। अगर पूछना है तो भी आप बता सकते हो और अगर आपको क्लियर है तो भी आप बता सकते हो, सो दैट हम आगे बढ़ें। इंटरवल बता दीजिए और कंपटीशन मेथड, ठीक है। देखो, इंटरवल मेथड में क्या होता है कि आपको जो भी वर्कआउट कराया जाएगा, उसमें आपकी जो रिकवरी टाइम होगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे कि आपको अगर मान लो आप कोई भी गेम खेलते हो, आप किसी भी गेम के हो, लेट्स से आप फुटबॉल के हो, ठीक है? तो फुटबॉल में क्या होता है, अगर मान लो मैंने आपको 20 मिनट कंटिन्यू गेम खिलाया, मैंने बोला कि आपको 20 मिनट कंटिन्यू ड्रिल करनी है या 20 मिनट कंटिन्यू कंटिन्यू मैच खेलना है, तो थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट भी तो मिलेगा। मान लो कि आपको 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दे दिया। जिसमें आप कंप्लीटली रिकवर हो गए, आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो गई, आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो गई, आप एकदम नॉर्मल हो गए पहले की तरह, ठीक है? एनर्जी आपके अंदर वापस से आ गई, तो वापस से आपको खेलने के लिए बुलाया। लेकिन वहीं पे अगर मैं 5 आप मान लो 5 मिनट में पूरा रिकवर हो पाते हो, लेकिन मैं 5 मिनट में ना बोल के मैं आपको बोलूँ कि 2 मिनट के अंदर ही चलो आओ और वापस से 20 मिनट का मैच खेलो, तो क्या होगा कि आपकी रिकवरी तो अभी पूरी नहीं हुई। आप 5 मिनट में जो रिकवर करते, वो मैंने आपको 2 मिनट में ही अंदर बुला लिया। तो आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाओगे ना। ऐसे ही ट्रैक में जब भी हम इवेंट करते हैं, जो भी रेपिटेशंस लगाते हैं 200 मीटर, 400 मीटर, अगर मैं उसमें रिकवरी टाइम आपका कम कर दूँ और पूरा तरीके से आप रिकवर नहीं हो, आपका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो पाया, आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं हो पाई और मैं बोलूँ वापस से चलो दूसरा रेपिटेशन लगाओ, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट रिकवरी रह जाएगी आपकी। तो वही काम हमें करना है। हमें रिकवरी कंप्लीट नहीं होने देनी है और कंटिन्यू उसको रेपिटेशंस करानी है या फिर मैच खिलाना है या फिर जो भी आपका गेम है वो आपको कंटिन्यू रखना है। जिसमें आप हार्ट रेट चेक कर सकते हो उसकी। जैसे ही देखा आपने 110 120 आई, तुरंत वापस से आप उसको दोबारा उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करा दो। तो इससे क्या होगा कि उसकी रिकवरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी।
रिकवरी कंप्लीट नहीं होगी, तो ये मेथड बन जाता है हमारा इंटरवल मेथड, सिंपल, ठीक है? और कॉम्पिटिशन मेथड में ये होता है कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन खेलते हो, कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हो, तो तब भी आपका स्पेसिफिक गेम रिलेटेड एंड्योरेंस बिल्ड होता है। ठीक है? जब प्रैक्टिस करते हैं हम तो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन खेलने जाते हैं तो बहुत सीरियस हो जाते हैं। अगर वहाँ पे आपको 60 मिनट का मैच खेलना है या 90 मिनट का मैच खेलना है, तो वो पूरे के पूरे 90 मिनट आप खेलोगे। तो स्पेसिफिकली उस गेम के लिए आपका क्या है एंड्योरेंस डेवलप हो जाएगा। और जो आपके साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी कि आपकी जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेंटल जो बिल्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे भी एंड्योरेंस बढ़ता है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से और टेस्ट से, बीच-बीच में अगर हम आपका टेस्ट लेते रहें, तो भी आपका जो एंड्योरेंस है वो बिल्ड होगा या बढ़ जाएगा। हम जितने भी अभी तक मेथड्स पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एंड्योरेंस बढ़ जाए। तो उनमें से ये कुछ मेथड्स हैं। इंटरवल और कॉम्पिटिशन मेथड अगर समझ में आ गया तो आप वापस बता सकते हो, अदरवाइज़ मैं एक बार और रिपीट कर दूँगी। क्लियर है, ठीक है। पुष्पेंद्र आपको ओके, ठीक है। ठीक है। अब आप एंड्योरेंस करते क्यों? एंड्योरेंस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है? एक तो एंड्योरेंस हर एक्टिविटी में, हर गेम में, हर जगह चाहिए ही चाहिए होता है। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड ये ऐसे बेसिक चीज़ें हैं कि आपके अंदर एटलीस्ट बेसिक एंड्योरेंस, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्पीड तो होनी चाहिए क्योंकि हर गेम में ये ज़रूरत होती ही होती है। स्पेसिफिक के लिए आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर सकते हो, है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है हमारा एंड्योरेंस, जैसे कि आपकी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको आप अच्छे से कर पाओ बिना टायर्ड हुए। अब क्या होता है कि अगर आपके अंदर अच्छा एंड्योरेंस नहीं है, तो अगर आप स्टेयर्स चढ़ के आ रहे हो ना 2-3 अगर फ्लोर आपने चढ़ा तो आप थकने लग जाते हो। बहुत ज़्यादा आपकी ब्रीथिंग इतना रेट हाई हो जाता है, बहुत तेज़-तेज़ आप साँसें लेने लग जाते हो। तो क्या है आपके अंदर उतना अच्छा एंड्योरेंस नहीं है। या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ 2 किलोमीटर आपको जॉगिंग करनी है, तो क्या होगा साँस फूलने लग रही है आपकी, तो क्या है आपके अंदर बेसिक एंड्योरेंस भी नहीं है, जनरल एंड्योरेंस नहीं है। तो डेली एक्टिविटीज़ को, डेली टास्क को आप ईज़िली कर पाओ, अपने गेम रिलेटेड इवेंट्स को अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओ, इसीलिए एंड्योरेंस का होना हमारे अंदर ज़रूरी है, ठीक है? और बाकी ठीक है, इसमें इतना ही है। उम, नेक्स्ट है हमारा स्पीड, ठीक है? स्पीड क्या है अब? स्पीड एक ऐसी एबिलिटी है, किसी भी मूवमेंट को कम से कम टाइम में अगर आप परफ़ॉर्म करते हो, तो उसे हम स्पीड बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू डू एनी मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। कितना क्विकली या कितना कम टाइम में आप किसी चीज़ को कर सकते हो, तो वो उस आपकी स्पीड हो जाती है। ठीक है? जैसे 100 मीटर आप कितने जल्दी आप उसको तय कर लेते हो इस डिस्टेंस को, तो वो आपकी स्पीड है। तो कम से कम टाइम में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेना ही स्पीड होता है, ठीक है? अब इसके 4-5 टाइप्स हैं स्पीड के, तो उनको भी याद रखना है आपको। पहला है आपका रिएक्शन एबिलिटी, दूसरा है मूवमेंट स्पीड, तीसरा है एक्सेलरेशन एबिलिटी, चौथा है लोकोमोशन या स्प्रिंटिंग स्पीड और पाँचवा है स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है? तो यहाँ 5 हमारी टाइप्स हैं स्पीड के, तो इनको धीरे-धीरे करके समझते हैं। पहला जो है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है? रिएक्शन एबिलिटी में नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि रिएक्शन लिखा हुआ है। इट इज़ एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू अ सिग्नल। किसी भी सिग्नल पे जल्दी से जल्दी रिएक्ट करना, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन एबिलिटी। जैसे स्प्रिंटर जो होते हैं, तो वो ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। जब वो ब्लॉक स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो एक पीछे जो भी ऑफिशियल खड़ा होता है, उसके हाथ में क्या गन होती है या क्लैपर होता है। तो जैसे ही वो गन फायर हुई या क्लैप हुआ, तो एथलीट तुरंत से दौड़ना शुरू कर देता है। तो किसी भी सिग्नल पे वो कितना जल्दी रिएक्ट कर पा रहा है, उसी एबिलिटी को बोलते हैं हम रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल में ब्लॉक स्टार्ट। वैसे ही स्विमर होता है, स्विमर के लिए भी जब वहाँ से सिग्नल होता है, तो वो तुरंत जंप करता है और स्विमिंग करना स्टार्ट करता है। तो ये भी एक क्या हो गया, रिएक्शन एबिलिटी हो गई, कि कितना जल्दी आप रिएक्ट कर पा रहे हो। फिर दूसरा होता है हमारा मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड एक ऐसी एबिलिटी है टू परफॉर्म सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, ठीक है? या फिर मैक्सिमम स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। आपकी एक मसल
किसी भी एक मूवमेंट को कितना जल्दी कर लेती है, एक सिंगल मूवमेंट को, उसको हम मूवमेंट स्पीड बोलते हैं। एक सिंगल मूवमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक सिंगल मूवमेंट को कितना जल्दी आप परफॉर्म कर पा रहे हो, कम से कम टाइम में, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट स्पीड। जैसे कि जैवलिन, एक सिंगल मूवमेंट है, जैवलिन थ्रो किया, हाथ से हमारा जैवलिन निकला, रिलीज हुआ, एक सिंगल मूवमेंट है। तो उसको कितना क्विकली कर पा रहे हो, कितना तेजी से आप फेंक पा रहे हो, वो हमारी क्या हो गई, मूवमेंट स्पीड हो गई। ठीक है? फिर है हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन और फ्रॉम स्लो मूविंग पोजीशन। एक्सेलरेशन तो आपने सबने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमें क्या करना है, हम कोई भी स्टेशनरी पोजीशन पे खड़े हैं मान लो, ठीक है? मैं अपने उस पोजीशन में खड़ी हूँ, मुझे ब्लॉक से अपना स्टार्ट करना है, स्प्रिंटर का एग्जांपल ले लेते हैं। और मैं एक स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई अवस्था में हूँ और मुझे उस ब्लॉक से स्टार्ट लेना है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट लूँगी, तो मैं जल्दी से जल्दी क्या करना चाहूँगी कि मैं अपनी स्पीड वाली उसमें आ जाऊँ, पूरे मोमेंटम में आ जाऊँ। तो जितना जल्दी आप हाई स्पीड को अचीव कर लेते हो एक स्टेशनरी पोज़ीशन से, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं आपकी एक्सेलरेशन एबिलिटी। जितना जल्दी आप अपनी हाई स्पीड को अचीव कर लोगे, उतना ही हम बोल सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। कुछ-कुछ लोग होते हैं अपनी हाई स्पीड को अचीव करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका एक्सेलरेशन एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। और कोई-कोई एथलीट बहुत जल्दी से एक्सेलरेट कर लेता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसका अच्छा एक्सेलरेशन है। तो आपने स्प्रिंटर्स का भी जो पूरा वो रहता है फेज़, उसमें पढ़ा होगा, एक एक्सेलरेशन फेज़ होता है, फिर एक उनका मेंटेनेंस फेज़ होता है और एक डी एक्सेलरेशन फेज़ होता है जो लास्ट में वो करते हैं अपना, ठीक है? बीच में मेंटेन करते हैं, स्टार्टिंग में इनिशियली वो एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारी एक्सेलरेशन एबिलिटी होती है। फोर्थ एबिलिटी हमारी लोकोमोशन या फिर स्प्रिंटिंग स्पीड। अब ये क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन या फिर डिस्टेंस। अब इसको हम कैसे समझते हैं कि कोई भी एथलीट अपनी मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक कंटिन्यू अगर रख पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसकी स्प्रिंटिंग स्पीड अच्छी है या फिर लोकोमोशन स्पीड अच्छी है। जैसे कि अ, हम 200 मीटर की हमने रनिंग कर रहे हैं, ठीक है? 200 मीटर स्प्रिंट कर रहे हैं। तो एक एथलीट है, एथलीट ए, उसकी जो हाई स्पीड है, वो सिर्फ़ उसने सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे ही क्लैपर बजा तो उसकी रिएक्शन एबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। उसने रिएक्ट किया तुरंत के तुरंत सिग्नल के पास, मतलब सिग्नल के साथ में। दूसरा वो जो हमने दूसरी एबिलिटी पढ़ी मूवमेंट स्पीड, वो तुरंत से एक सिंगल मूवमेंट करेगा निकलने के लिए। फिर हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी भी उसी में आ जाएगी कि वो स्टेशनरी पोज़ीशन से क्या करेगा, हाई स्पीड अचीव करने की कोशिश करेगा। फिर हमारा आएगा, जैसे उसने एक्सेलरेशन एबिलिटी क्रॉस कर ली यानी कि हाई स्पीड अचीव कर ली, तो उसको वो जो हाई स्पीड है वो कितने टाइम तक, मान लो 50 मीटर तक या 60 मीटर तक वो अपनी हाई स्पीड को मेंटेन कर पा रहा है। तो जितने लंबे टाइम तक, या तो उसने मान लो 7 सेकंड तक अपनी कंटिन्यूअस हाई स्पीड को मेंटेन कर पाया या 8 सेकंड तक कर पाया, या फिर अगर हम डिस्टेंस में देखें तो वो 50 मीटर तक अपनी हाई स्पीड को मेंटेन कर पाया या 60 मीटर तक कर पाया। तो जितने लंबे टाइम तक वो अपनी हाई स्पीड को मेंटेन कर पाएगा, उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन स्पीड या फिर स्प्रिंटिंग स्पीड, ठीक है? फिर हमारा आता है स्पीड एंड्योरेंस। इसमें क्या है, स्पीड है प्लस इसमें एंड्योरेंस है। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पोर्ट्स मूवमेंट विद हाई स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। थकान की कंडीशन में भी, फटीग की कंडीशन में भी लंबे टाइम तक आप अपनी हाई स्पीड के साथ में अगर किसी मूवमेंट को कर पाते हो, तो हम उसे बोलते हैं स्पीड एंड्योरेंस। ये थोड़े से मतलब बहुत क्लोज भी हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो धीरे-धीरे समझने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार वापस से भी रिपीट कर दूँगी, ठीक है? तो मैं पाँचों को एक बार वापस से क्विक आपको समराइज़ कर देती हूँ। रिएक्शन एबिलिटी क्या हो गई? किसी भी सिग्नल पे रिएक्ट करने की एबिलिटी। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि ब्लॉक स्टार्ट में से जब कोई एथलीट निकलता है किसी क्लैपर या गन के फायर होने पे, तो वो रिएक्ट करता है। तो ये हमारी रिएक्शन एबिलिटी हो जाती है। जो जितनी जल्दी रिएक्ट कर पाता है, उसकी उतनी अच्छी रिएक्शन एबिलिटी है। जो जितना कम रिएक्ट करता है, स्लो रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्शन एबिलिटी कम होती है या कमज़ोर होती है। मूवमेंट स्पीड हमने पढ़ा
कि किसी सिंगल मूवमेंट को आप जितनी जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर पा रहे हो, एक सिंगल मूवमेंट को, ठीक है? या फिर आपकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है जल्दी से जल्दी, तो हम उसको बोल सकते हैं मूवमेंट स्पीड। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा जैवलिन। थर्ड है हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक स्टेशनरी पोजीशन से या फिर स्लो मूविंग पोजीशन से आप स्लोली स्लोली दौड़ रहे हो, एकदम से आपको हाई स्पीड पे निकलना है, तो उस एबिलिटी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन एबिलिटी। फिर हमारा चौथा था स्प्रिंटिंग स्पीड या फिर लोकोमोशन स्पीड, जिसमें हम मैक्सिमम स्पीड के साथ में मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन या डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैक्सिमम टाइम तक के लिए हम मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं अपनी हाई स्पीड के साथ में, तो हमारा स्प्रिंटिंग स्पीड हो जाएगा। और लास्ट है हमारा स्पीड एंड्योरेंस, जिसमें हमारी फटीग की कंडीशन में भी लंबे टाइम तक हम अपनी हाई स्पीड को मेंटेन अगर कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्पीड एंड्योरेंस अच्छा है। तो ये पाँचों एबिलिटी आपको क्लियर हो गई? तो आप एक बार बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ओके, ओके, डन। अब देखो, आपने ये पाँचों एबिलिटी तो पढ़ ली। अब इनको डेवलप करने का, ये जो स्पीड एबिलिटीज़ पढ़ी हैं, स्पीड को डेवलप करने के लिए अब मेथड्स, जैसे हमने अभी एंड्योरेंस में पढ़े थे कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप क्या कर सकते हो। हमने एंड्योरेंस में मेथड्स पढ़े थे? हाँ, ये जो सारे मेथड्स पढ़े थे, वैसे ही स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए या फिर और डेवलप करने के लिए भी क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो इसमें कितने हैं? 5 मेथड हैं। ठीक है, चलो इनको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे जो हमारे एबिलिटीज के नाम थे ना, वैसे ही सेम इनके नाम है। रिएक्शन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोशन स्पीड और स्पीड एंड्योरेंस सेम है। तो क्या-क्या कर सकते हो इसमें? रिएक्शन स्पीड में प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन व्हिच क्विक रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड। ऐसे गेम्स खेल सकते हो आप जिनमें क्विक रिएक्शंस आपको देने होते हैं, जल्दी से जल्दी रिएक्शन देने होते हैं, वैसे गेम आप खेल सकते हो। स्पोर्ट्समैन रिएक्ट विद मैक्सिमल एफर्ट टू अ सिग्नल। एक जो स्पोर्ट्समैन है वो बार-बार प्रैक्टिस कर सकता है। अब जैसे मान लो स्प्रिंटर है, स्प्रिंट स्टार्ट करता है, उसे पता है कि गन फायर होगी ही होगी या क्लैपर बजेगा ही बजेगा। उसमें शायद 2 सेकंड का डिफरेंस रहता है जब वो ऑन योर मार्क और सेट गो होता है, तो 2 सेकंड का डिफरेंस रहता है, तो वो कंटीन्यूअसली प्रैक्टिस कर सकता है उस सिग्नल पे। स्विमर है, उसको पता है कि सिग्नल होगा, तो वो उन सिग्नल्स पे कंटीन्यूअसली क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है अपने रिएक्शन स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव मूवमेंट टाइम एंड रिएक्शन सेपरेटली। मूवमेंट टाइम जो हमने पढ़ा, सिंगल मूवमेंट टाइम जो था और रिएक्शन था, उनको सेपरेटली अलग-अलग तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड हमारा मूवमेंट स्पीड आता है, तो रिपीटिंग द मूवमेंट विद मैक्सिमम स्पीड। मूवमेंट स्पीड जो सिंगल हमने पढ़ा था कि सिंगल मूवमेंट को क्विकली करने का जो एबिलिटी थी, वो मूवमेंट स्पीड थी। तो वापस अगर कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस आप रिपीट करोगे अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ एक सेम मूवमेंट को, तो आपका सिंगल मूवमेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा। बार-बार अगर आप जेवलिन थ्रो करोगे कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस स्पीड के साथ में, तो वो आपका एक्शन इम्प्रूव होगा, स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी उसको फेंकने की। ठीक है? और फास्ट रिदम के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्सेलरेशन एबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हो? 5 टू 8 रेपिटेशंस विथ फुल इंटेंसिटी। फुल इंटेंसिटी का मतलब क्या है? 100% इंटेंसिटी के साथ या 100% कैपेसिटी के साथ में आप रेपिटेशंस लगा रहे हो, तो क्या हो सकता है आपका एक्सेलरेशन एबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। 30 टू 80 मीटर्स तक के आपको रेपिटेशंस लगाने हैं। मतलब जो हम स्प्रिंट लगाते हैं ना, स्ट्राइड्स लगाते हैं, तो 30 मीटर की या 50 मीटर की या 80 मीटर की आप 100% इंटेंसिटी के साथ में आपको क्या करनी है, रेपिटेशंस लगाने हैं। अब एक बात याद रखना है, अगर आप 100% इंटेंसिटी के साथ लगा रहे हो, तो रिकवरी भी कैसी हो जाएगी? फुल हो जाएगी। ठीक है? फुल रिकवरी लेनी है इसमें। स्टॉप व्हेन द टाइम ऑफ स्प्रिंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। अगर आपका स्प्रिंट का टाइम डिक्रीज होने लग रहा है, आपने 4-5 रेपिटेशंस लगा ली और 6वीं 7वीं रेपिटेशन में आपका टाइमिंग कम आने लग गया, तो आपको रुक जाना है, आपको समझ जाना है कि आप थक गए हो, ठीक है? और रिकवरी भी इसमें फुल लेनी है। तो कंटीन्यूअस आप रेपिटेशंस लगा रहे हो फुल रिकवरी के, तो आपकी एक्सेलरेशन एबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। लोकोमोशन और स्प्रिंटिंग स्पीड, इसको इम्प्रूव करने के लिए 5 टू 10 रेपिटेशंस विद फुल इंटेंसिटी, इसमें भी फुल इंटेंसिटी के साथ रेपिटेशंस लगाने हैं, फुल रिकवरी लेनी है। और लास्ट जो स्पीड एंड्योरेंस है,
इसमें हाई इंटेंसिटी के साथ में रेपिटेशंस लगाने और इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी लेनी है। जो हमने एंड्योरेंस में पढ़ा था अभी पीछे इंटरवल मेथड जो था, तो रिकवरी इसमें कम से कम लेनी है, ठीक है? अब ये तो 4-5 बेसिक मेथड थे। अभी 3-4 और मेथड हैं जो थोड़े एडवांस मेथड हैं, जिनसे हम स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। ये पता है जो हमारे क्लासिकल या बेसिक मेथड्स होते हैं ना, जो आपको बेसिक सारी बुक्स में मिलेंगे, हर बुक में, हरदयाल सिंह वगैरह सब में, तो ये वो वाले मेथड्स हैं। अभी थोड़े से जैसे मैं एक बुक भी बताई थी, बोम्पा की बुक बताई थी आपको। तो ऐसी जो एडवांस बुक्स आ रही हैं ना, उनमें एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं इम्प्रूव करने की। तो मेरे पास थोड़ी-सी और मैंने नोट करके रखी हुई हैं। तो स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ एडवांस और अच्छी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जो एग्ज़ाम्स वगैरह में आजकल बहुत पूछी जा रही हैं। तो हम उन पे कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है? मैं वो देख लूँगी कहाँ पे है मेरे पास लिखे हुए, तो मैं आपको उनको कल बताती हूँ, ठीक है? और आज टाइम भी हो गया और आप मैं और बताऊँगी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे बहुत, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं आज। तो हम उन्हें कल पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा बचेगा फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो हम इनको कल खत्म करेंगे। आई होप कल हो जाएगा ये आपका फिनिश यूनिट और कल नहीं होगा तो परसों तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम इतना ही रखेंगे अपना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज़ फिर हम कल मिलते हैं। सब क्लियर है सबको? अच्छा, आप स्किल टेस्ट की बात करने लग गए अब। जो आपकी टाइमिंग रहेगी ना, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे।